हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 1 का फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक है द रेवोल्यूशनरीज। हु वर रेवोल्यूशनरीज? अब रेवोल्यूशनरीज थे कौन? सबसे पहला क्वेश्चन, revolutionaries, people who opposed monarchy and conservatism in Europe after 1815। हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में ये देखा था कि कंजर्वेटिज्म कैसे ग्रो हुआ। कंजर्वेटिज्म होता क्या है? यानी वही मोनार्कियल सिस्टम जो पुराने रीति रिवाजों को या कह लो ट्रेडिशनल वेज को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम कंजर्वेटिव्स कहते हैं और उनकी आइडियोलॉजी को कंजर्वेटिज्म कहते हैं। तो वो लोग जो कंजर्वेटिज्म और मोनार्कियल सिस्टम यानी राजा के रूल को दोनों को ही अपोज करते थे, मोनार्की और कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में जो लोग थे उन लोगों को हम रेवोल्यूशनरीज कहते हैं। अब ये रेवोल्यूशनरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूरोप में। कब? 1815 के बाद, जब नेपोलियन की हार होती है उसके बाद इन रेवोल्यूशनरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Mostly liberals, nationalists, students, educated middle class and sometimes aristocrats। तो ये रेवोल्यूशनरीज ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर ग्रुप हुआ करता था, नहीं, अलग अलग सोशल ग्रुप में से ये लोग बिलोंग करते थे, ये लोग आया करते थे। काफी सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे वो स्टूडेंट्स भी हुआ करते थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास से भी बिलोंग करते थे और कभी कभार एरिस्टोक्रेट्स यानी जो ब्यूरोक्रेटिक लोग होते हैं जिनके पास पावर होती है, कभी कभार कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो चेंज चाहते थे। कंजर्वेटिव्स तो चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन यही जो एरिस्टोक्रेट्स हैं जिनके पास खुद पावर है वो भी चाहते थे कि हाँ चेंज आए। तो थोड़े बहुत ऐसे लोग भी रहे हैं जो अपनी ही पावर में रह करके अपनी ही पावर को चैलेंज कर रहे थे, इस टाइप से। तो एरिस्टोक्रेट्स कभी कभार रेवोल्यूशनरीज बन जाते थे और सारे रेवोल्यूशनरीज में क्या चीज कॉमन थी? वो सब लिबरलिज्म को फॉलो करते थे और नेशनलिज्म। उन सभी की लड़ाई किस चीज के लिए थी? लिबरलिज्म यानी फ्रीडम के लिए और नेशनलिज्म यानी अपना एक नेशन स्टेट, अपनी खुद की कंट्री बनाने के लिए ये इन जनरल अपनी लड़ाई लड़ते थे, प्रोटेस्ट करते थे। तो ये सब थे रेवोल्यूशनरीज। गोल्स ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। अब रेवोल्यूशनरीज क्या होता है उस बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हमें जानना है कि वो जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो रेवोल्यूशन करते थे, प्रोटेस्ट किया करते थे, उनका मोटिव क्या होता था, उन्हें चाहिए क्या है, उन्हें क्या उनका गोल था, उसके बारे में। टू क्रिएट नेशन स्टेट्स बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो जो नेशनलिस्ट थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, इन सब का एक ही गोल था, सबसे मेन वो ये था कि ये चाहते थे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो, इनकी खुद की एक कंट्री बने, एक नेशन स्टेट बने। और वो नेशन स्टेट जो है उसमें क्या सब चीजें होनी चाहिए? लिबर्टी यानी उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए, सभी लोग इक्वल माने जाने चाहिए कानून की नजर में, यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की नजर से सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए हर एक चीज में। फ्रेटर्निटी यानी वही ब्रदरहुड वाली फीलिंग होनी चाहिए, भाईचारा वाली फीलिंग कि हाँ हम सब एक ही कम्युनिटी, एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। तो इन सभी लिबरलिस्ट्स की लड़ाई जो थी वो थी कि इन्हें अपना खुद का नेशन स्टेट बनाना और बेसिक चीजें ये उनके नेशन स्टेट्स में होनी चाहिए, उनकी कंट्री में होनी चाहिए, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर ये तीन चीजें नहीं हुई, तीन प्रिंसिपल्स हुए ही नहीं, तो ये तो वही मोनार्कियल सिस्टम जैसे ही हो जाएगा, यानी दोबारा से राजा का रूल हो या ना हो तो कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, डिफरेंस नहीं रह जाएगा इन दोनों के बीच में। मोनार्कियल सिस्टम में सारे राइट्स छीने गए थे, यहाँ पे ये लड़ रहे थे ऐसे नेशन स्टेट बनाने के लिए जहाँ पे इन्हें इनके बेसिक राइट्स मिल सके। और इनका दूसरा गोल क्या था, दूसरा मोटिव क्या था इनका? टू एंड द रूल ऑफ मोनार्की एंड टू यूनाइट फ्रेगमेंटेड स्टेट्स इनटू वन नेशन। अब ये चाहते थे मोनार्कियल सिस्टम खत्म हो, जो किंग रूल चल रहा है, जो क्राउन रूल चल रहा है, उसे खत्म किया जा सके और जितने भी फ्रेगमेंटेड यानी
डिवीजन, फ्रेगमेंटेड मतलब सेगमेंटेड यानी टूटे हुए, बिखरे हुए, अलग अलग पार्ट्स में जो चीज हो तो उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड। जैसे अगर कोई ग्लास टूट जाए तो हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेड पीस ऑफ ग्लास, यानी कि टूटे हुए पीसेस हैं ग्लास के। तो इसी टाइप से जर्मनी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने पिछले काफी वीडियोस में देखा कुछ टॉपिक्स में कि जर्मनी जो है वो 39 कॉन्फेडरेशन में डिवाइडेड था, यानी 39 स्टेट्स थे जर्मनी के और सभी पे अलग अलग रूलर का रूल था। तो इसी वजह से जो जर्मनी है वो फ्रेगमेंटेड स्टेट्स की कैटेगरी में आएगा। अब जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इटली पे भी काफी अलग अलग रूलर्स रूल किया करते थे। तो इन रिवॉल्यूशनरीज का मेन मोटिव गोल यही था कि उन सब रूलर्स को हटाया जाए, मोनार्की हटाई जाए और ये जितने भी फ्रेगमेंटेड स्टेट्स हैं, बिखरे हुए स्टेट हैं जो अलग अलग रूलर के अंडर में आते हैं, बट वहाँ के जो लोग हैं वो एक लैंग्वेज बोलते हैं, एक जैसा उनका कल्चर है, तो उन सभी लोगों को यूनाइट किया जा सके और एक नेशन स्टेट बनाया जा सके उन लोगों के लिए। तो ये कुछ मेन गोल थे रिवॉल्यूशनरीज के। Since conservative rulers banned liberal and nationalist activities, revolutionaries operated through secret societies. अब कंजर्वेटिज्म जो हमने पिछला टॉपिक देखा, अ न्यू कंजर्वेटिज्म, उसमें हमें पता चला कि कंजर्वेटिव रूलर्स जो थे उन्होंने लिबरल रूलर्स के जो वॉइस है उसे सप्रेस किया था, यानी इन लोगों की आवाज नहीं उठने दी। इन लोगों के जो गैदरिंग्स किया करते थे, जो मीटिंग किया करते थे, उस सब पे भी बैन लगा दिया गया। इन लोगों के लिए सेंसरशिप लगा दी गई, यानी अगर इन्हें न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स किसी में भी कुछ भी पब्लिश करना है तो सबसे पहले इन्हें परमिशन लेनी होगी रूलर की। तो यही सारी चीजों की वजह से इन लोगों ने, रिवॉल्यूशनरीज ने अब प्रोटेस्ट करना जारी रखा, बट कैसे? सीक्रेट सोसाइटीज बना के। ये ओपनली तो सोसाइटी में प्रोटेस्ट कर नहीं सकते थे क्योंकि काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, बट इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई और उसके थ्रू अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा। उन्होंने अपने रेवोल्यूशंस को कंटिन्यू रखा, अपने राइट्स के बारे में जो बातें हैं, राइट्स के लिए जो लड़ाई है उसे कंटिन्यू रखा। अब ये जो सीक्रेट सोसाइटीज थी, ऐसा तो नहीं है बिना किसी मोटिव के बना दी गई, बिना किसी एम के ये सीक्रेट सोसाइटीज बना दी गई, नहीं। इन सभी सीक्रेट सोसाइटीज का एक पर्पस था, एक नहीं मतलब बहुत सारे पर्पस थे। उनमें से कुछ मेन ये है, एजुकेट पीपल अबाउट नेशनलिज्म। मेन पर्पस ये था इन सीक्रेट सोसाइटीज का कि हम लोगों को बताएं नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है, राष्ट्रवाद की क्या फीलिंग होती है, उस सब के बारे में हम लोगों को बताएं, उन्हें जागरूक करें। ट्रेन रेवोल्यूशनरीज, अब जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सभी को ट्रेनिंग दी जाए कि किस टाइप से प्रोटेस्ट करना है। जैसे हमने इंडियन नेशनलिज्म में देखा, इंडियन नेशनलिज्म में क्या होता था, गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी कि हम लोग क्या करें, उनका जो थॉट था वो ये था कि हम सब नॉन वायलेंस पाथ पे चलें, यानी नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करें। बट काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट करते वक्त एकदम वायलेंट तरीकों को अपना लिया, जैसे कि हमें चौरा चौरी इंसिडेंट भी देखने को मिला जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया गया था। तो यही ऐसी कुछ चीजें थी जिसकी वजह से हमारे मूवमेंट्स काफी बार बंद हुए थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। तो उस टाइम पे लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत थी कि अगर उन्हें रेवोल्यूशन करना है, उन्हें कोई प्रोटेस्ट करना है तो किस टाइप से करना है, उसकी ट्रेनिंग लोगों को चाहिए थी। तो यहाँ पे भी जो रेवोल्यूशनरीज हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी सीक्रेट सोसाइटीज बना करके। स्प्रेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और पर्पस था उनका कि रेवोल्यूशनरीज ने ये जो सोसाइटीज बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटीज, उनके अंडर में रह करके उनके थ्रू जो दूसरे लोग हैं उन सभी के मन में लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे आइडियोलॉजीज उनके मन में डाली जाए। लोगों को बताया जाए कि जो मोनार्कियल सिस्टम है, जो राजा है, किंग है, वो उनसे उनकी फ्रीडम छीन रहा है। तो अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें एजुकेट कराएंगे उनके फ्रीडम के बारे में,
इक्वालिटी के बारे में, लिबर्टी वही सेम हो गया फ्रीडम। तो इन सब राइट्स के बारे में अगर हम लोगों को नॉलेज देंगे तब जाहिर सी बात है अगर उनसे उनके राइट्स छीने जा रहे हैं तो जो रेवोल्यूशनरीज हैं जब उन्हें इन सब आइडियाज के बारे में पता चलेगा तब वो रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि हाँ हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हमें अपने राइट्स के बारे में लड़ना है। जैसे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में हमने देखा कि पहले इंडियंस को नॉलेज नहीं थी कि नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है, इंडियंस को भी नहीं पता था कि उन लोगों के भी कुछ राइट्स हैं। वो तो बस ये देखते थे कि ब्रिटिश क्राउन हम पे रूल कर रहा है, वो उनके रूल के अंडर में रह रहे थे इंडियंस। बट जब इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस को प्रोवाइड की गई, अब इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस को प्रोवाइड की गई थी इस नजरिए के साथ, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि इंडियंस जो हैं जब वो इंग्लिश नॉलेज गेन करेंगे तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की हेल्प करेंगे उन ब्रिटिशर के जो कॉलोनी थी यानी हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था उसे मैनेज करने में। ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हम इंडियंस उनकी मदद करेंगे ब्रिटिश इंडिया संभालने में। बट इसका जस्ट उल्टा हुआ, जब लोगों को इंग्लिश एजुकेशन मिली, जब लोगों को इन सभी राइट्स के बारे में नॉलेज मिली, तब उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट ही स्टार्ट कर दिए। उन्हें पता चल गया था कि हाँ कुछ ऐसे राइट्स भी हैं उनके जो उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं, जो उनसे छीन लिए जा रहे हैं। तो अपने हक के लिए इंडियंस लड़े थे और तभी हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंस गेन कर पाए। अब एक बहुत फेमस नाम आता है गिउसेप मज़ीनी। ये भी एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, इन्होंने भी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। बॉर्न इन जेनोवा इटली, ये इटली में एक जगह है जेनोवा, वहाँ पे इनका जन्म हुआ और इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी, कार्बोनरी। कार्बोनरी सोसाइटी इटली में बनी थी, उसे इन्होंने ज्वाइन किया। He was sent into exile in 1831। अब 1831 में, अब जैसा बताया था कि कंजर्वेटिव रूलर्स जो थे उन्होंने सारे रेवोल्यूशनिस्ट पे और लिबरलिस्ट पे बैन लगा दिया था कि वो रेवोल्यूशन नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बट जब इन्होंने रेवोल्यूशन किया 1831 में तो इन्हें बाहर निकाल दिया गया देश से, इनके देश से, कंट्री से इन्हें बाहर निकाल दिया गया। इन्होंने बाहर रहकर भी कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनाई दूसरे नेशंस में, जैसे यंग इटली 1831 में बनाई इटली को आज़ाद करवाने के लिए जहाँ पे वो पैदा हुए थे, और यंग यूरोप इन्होंने बनाया 1834 में। और इस जो सीक्रेट सोसाइटी, ये जो सीक्रेट सोसाइटी है इसका मोटिव था कि वो चाहते थे सिर्फ इटली नहीं, यूरोप के जो दूसरे नेशन हैं जो किंग रूल के अंडर में आ रहे हैं उन्हें भी आज़ादी मिले। तो यंग इटली उन्होंने स्पेसिफिकली इटली के लिए बनाई थी, और यंग यूरोप यूरोप के सभी नेशंस के लिए। Believe that nations were the natural units of mankind। अब इनका मानना ये था कि जो नेशन स्टेट्स हैं, जैसे हम कंट्री बनाते हैं अपनी, तो एक कंट्री जो है, जो नेशन है, वो मैनकाइंड यानी ह्यूमैनिटी का, इंसानियत के एक बेसिक यूनिट है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि इनका कहना ये था कि जैसे एक पूरा रीजन है, वहाँ पे लोग जब उनका कल्चर सेम है, उनकी आइडियोलॉजी सेम है अपने नेशन की तरह, जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग उनके मन में है, उनका सेम कल्चर है, सेम ट्रेडिशन है, सारी चीज़ें लगभग सेम है, उनकी हिस्ट्री भी सेम है, तो वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील कर पाएंगे। और यही आइडियोलॉजी गिउसेप मज़ीनी ने दी, ये कह करके कि एक नेशन मैनकाइंड यानी ह्यूमैनिटी, वहाँ पे रह रहे सभी लोगों को एकजुट करने की, उनकी यूनिटी की एक बेसिक यूनिट है। नेशन में ही रह के लोग यूनाइटेड फील करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। अब रेवोल्यूशनरीज के बारे में इतना कुछ तो जान लिया, लेकिन रेवोल्यूशनरीज की इम्पोर्टेंस क्या थी, क्या ऐसा कुछ था जिसके थ्रू हमें पता चले हाँ रेवोल्यूशनरीज इम्पोर्टेंट थे। Kept alive spirit of liberalism and nationalism when conservatives tried to suppress them। अब रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया था, जब कंजर्वेटिव्स, जो कंजर्वेटिव रूलर्स थे, जब वो इन सब की वॉइस सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तब भी इन रेवोल्यूशनरीज ने नेशनलिज्म और लिबरलिज्म की जो फीलिंग्स हैं, ये जो आइडियोलॉजीज हैं, इन्हें जिंदा रखा।
Their efforts inspired the uprisings of 1830 and 1848 across Europe. अब इन्होंने जो इतने एफर्ट्स किए, इतने स्ट्रगल किए, उसी का नतीजा हमें 1830 और 1848 में देखने को मिला। यानी 1830 में भी रेवोल्यूशन हुआ था और 1848 में भी रेवोल्यूशन हुआ, और इन्हीं रेवोल्यूशंस के थ्रू काफी सारी जो कंट्रीज हैं यूरोप की, उन्हें इंडिपेंडेंस भी मिली, वो नेशन स्टेट्स भी बने। और ये सब किसकी वजह से हुआ? रेवोल्यूशनरीज के एफर्ट्स की वजह से। laid the future foundation for unification of countries like Italy and Germany. अब रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने काफी एफर्ट्स किए और रेगुलर एफर्ट्स किए अपने, और इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से बाद में इटली और जर्मनी को इंडिपेंडेंस मिली, ये नेशन स्टेट्स बन पाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे अनस्टॉपेबल। थैंक यू वेरी मच।